अब सार साहब क्वेश्चन मैं छोड़कर गई थी कि अब हम इस हिस्से में जरा डिस्कस करते हैं कि मुतालबात किसके क्या क्या और कौन क्या कुछ गेन कर सकता है इस सारी सिचुएशन में। अगर हम ईरान को देखते हैं तो ईरान के दो तीन जो मोटे मोटे मामलात हैं, एक तो वो टोल के हवाले से बात कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे उसके कंट्रोल के हवाले से बात कर रहे हैं, दूसरा उनके जो एसेट्स हैं जो मुंजमद हैं वो उसके रिलीज की बात कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं, पहले अगर सिर्फ इन दो पॉइंट्स पे बात करें, क्या ईरान ये गेन कर सकेगा? कि दो अमेरिका के दो मुतालबात जो है ना, जो दो कंसर्न्स है, मुतालबात नहीं कहना चाहिए, ज्यादा मेजर कंसर्न वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए। हाँ। और जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो वापस लेना चाहते हैं, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाए। इसको वैसे मैंने बात के लिए इसलिए रखा हुआ था क्योंकि उनके तो मुतालबात चेंज होते रहे ना। इस पे बार्गेनिंग होनी है दोनों तरफ से। ईरान ये कहता है कि पहले तो मेरे ऊपर जो पाबंदियां हैं, सैंक्शंस वो हटाएं, मेरे जो फंड्स फ्रीज हैं वो अनफ्रीज करें, और इसके अलावा ये जंग बंदी मुस्तकिल होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका जब दिल करे आप हमला कर दें। फिर जो नुकसान हुआ है मेरी कंस्ट्रक्शन का, ये वो सारा, उसका मुझे हर्जाना अदा किया जाए। ठीक है। अब ये हैं तीन चार चीजें ईरान की तरफ से, और उसमें वो लेबनान में और यमन में जंग बंदी, वो उसके अलावा जो कि मुझे लग रहा है कि हो रही है या हो चुकी है, वो उनका मुतालबा माना गया। तो अब इसमें बार्गेन होगी, कुछ लेंगे कुछ देंगे, और असल मकसद पाकिस्तान ये चाह रहा है कि आपने हुर्मुज़ खुल जाए और जो सैंक्शंस हैं वो हट जाएं और ये जंगबंदी मुस्तकिल हो। पाकिस्तान चाह रहा है कि मिनिमम कॉमन एजेंडा पे मुत्तफिक हो। फिर आगे ये बात देखिए, यहाँ सारा कंक्लूड नहीं होना अभी। ये ध्यान में रखिएगा। एक तो ये कि खतरात बहुत हैं इसको बाद में, इस माहदे को जो भी हो, लेकिन इस माहदे के बाद भी बातचीत जारी रहेगी, जिसमें पाकिस्तान की जो तजावीज़ मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो ये हैं कि आप न्यूक्लियर वाला जो इशू है इसको बाद में सेटल कर लें, इसको एज इट इज जहां पे वहीं पे रहने दें, ना ईरान इस पे काम करे ना अमेरिका हमला करे, लेकिन इस पे बातचीत होती रहे। ये फौरी तौर पे खुलने से, ये काम दो होने से दुनिया की जो जान फंसी हुई है वो उस पे आ जाएगी। और तलत साहब, आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसके ऊपर आपको लगता है कि नेगोशिएशन हो जाएगी, और कहां आपको लगता है कि डेडलॉक रहेगा? देखें, जब तक आपने तवीलुल मुद्दत मुज़ाकरात का रास्ता नहीं खोला तो जो डेडलॉक वाले पॉइंट्स हैं वो आज या कल आप इस्लामाबाद के अंदर तय नहीं कर सकते। मैं दोबारा आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा, ट्रंप की टीम ने जो दोहा अकॉर्ड साइन किए थे, एक तो दोबारा दोहराते हुए कि 18 महीने उन दोहा अकॉर्ड्स को लगे थे, और अगर आप उनके 4.25 या 4 पेजेस पढ़ें तो वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपको जमानतें पहले 2 पैराग्राफ्स में दे रहे हैं, फिर जिम्मेदारियां आपको दूसरे पैराग्राफ्स में बता रहे हैं, फिर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स आपके तीसरे पैराग्राफ में बता रहे हैं, फिर अमेरिका की क्या जिम्मेदारी बनती है, तालिबान की क्या जिम्मेदारी बनती है, और बैनुल-अक़वामी तौर पर क्या काम करना है। तो मैं अगर उसको बतौर मॉडल ले ले तो इस किस्म का मुआहिदा आप 24 घंटे के अंदर तैयार नहीं कर सकते, अनलेस कि आप ये मुआहिदा लेके इस्लामाबाद पहुंचे हों, जिसके बारे में मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप मुझे ये बताएं कि ये इतना मुफस्सल मुआहिदा जिसके अंदर ये तमाम चीजें जो पेंडिंग भी हैं उनको आपने टच किया, मुस्तकबिल की राह मुतय्यन की और साइन कर दिया, वो होने का नहीं है। तो हमें फिर वापस आना पड़ेगा 2-2.5 पेजेस या 1 पेज के ऊपर, जिस पेज में आप मोटी मोटी बातों का इजहार करें कि एक तो यह है कि आप अक्रॉस द रीजन जंगबंदी की जमानत है, ईरान के ऊपर मजीद हमले नहीं होंगे, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुल जाएगी, न्यूक्लियर टॉक्स के ऊपर और सिर्फ वो जो अफजूदा यूरेनियम है उसी का मामला नहीं है, जो अफजूदगी का इनका बाकायदा सिस्टम उनके ख्याल के मुताबिक बच गया है उसके ऊपर भी है, फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल भी इसके अंदर आते हैं। ये तमाम मामलात आप बाद में आने वाले सेशंस तक छोड़ सकते हैं। ईरान की सैंक्शंस के ऊपर हतमी तौर पर अमेरिका नरमी करवा सकता है, और ये ज़हन में रखें कि दौराने जंग ईरान के तेल के ऊपर से उन्होंने सैंक्शंस नरम किए हैं। और आपने जिक्र किया था ईरान की करेंसी का, जंग से पहले ईरान की करेंसी टैंकिंग, अजीब व गरीब जंग थी कि करेंसी ने जान पकड़ी। तो सैंक्शंस के मामले के ऊपर ईरान को कंसेशन दी जा सकती है, जो अनफ्रोजन एसेट्स हैं, असासे हैं, उनको खोला जा सकता है। तो ये वो चीजें हैं जो क्विक गेन्स हैं, जिनको आप डिप्लोमेटिक जुबान में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, यानी आपके पास मौजूद हैं,
अमूमी कंसेंसस भी मौजूद है और आप उसको उतार सकते हैं। जी। जो न्यूक्लियर वाला मामला है मेरे ख्याल में ये जाएगा तवील मुद्दत नेगोशिएशंस में, क्योंकि ईरानियंस नहीं चाहेंगे कि मामला वहां से शुरू हो जहां पर ओमान में छोड़ा था। जी। ओमान में एक डॉक्यूमेंट तैयार था, लेकिन फिर सिचुएशन बदल गई ना वो 40 डेज में। इनफैक्ट ईरानियंस का बहुत बड़ा ग्रीवेंस ये है कि आपने हमें हाँ करने की सजा दी है। जी। और एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड सोर्स ने बताया था कि ओमान के अंदर मसला ये था कि ईरान ने बातें मान ली। तो जब डोनाल्ड ट्रंप को पता चला कि बातें मान ली, वो तो नेतन्याहू से ब्रीफिंग लेके बैठा हुआ था, न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी ने बताया, तो उसने कहा जी मान ली है तो फिर मुआहदा नहीं होना चाहिए, अगर मुआहदा हो गया तो जंग कैसे होगी। सो मेरे ख्याल में ईरानियंस जो है वो सिक्योरिटी गारंटी, सैंक्शंस को की नरमी करना, और अमेरिकन जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का खुलना और न्यूक्लियर टॉक्स को बानतीजा बनाना, आई थिंक दैट्स द एरिया जहां पे हो सकता है। बिल्कुल ठीक। और जहां की आप बात कर रहे हैं कि जहां डेडलॉक रह सकता है, जमील साहब आपकी तरफ सवाल लेकर आ रही हूँ। और साहब का ट्वीट भी डिस्कस कर लेना। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। तो अब ये जो है ना सारे जो है वो अरबी और आयात की के जरिए पैगाम रसानी का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखें सब्र का नतीजा क्या निकलता है। डार साहब कुछ और भी कोट कर सकते थे वैसे। सूरह आले इमरान की 146 आयत नंबर इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जिसमें फरमाया गया है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। ये फरमाइएगा जमील साहब, जिस तरह से हम ये कोई गेन्स की बात कर रहे हैं और डेडलॉक की बात कर रहे हैं, जब हम डेडलॉक जिन मामला पर होता है और फिर जब हम इसको बिल्कुल ही माजी करीब यानी 40 दिन पहले की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर ईरान जब ये इस चीज पे आमादा हो जाता है कि ठीक है जी वो जो उनका यूरेनियम एनरिचमेंट है उससे वो अगर दस्तबरदार हो रहा है, तो फिर ये 40 दिन की सिचुएशन के बाद अब ईरान उन एरियाज को भी देख रहा है कि जो अपने हथियारों से दस्तबरदार हुए और उसके बाद उनके ऊपर किस तरह की जंगें मुसल्लत की गई और आज 10-10 साल के बाद भी वो मुल्क कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। तो एक ये भी मिसाल ईरान के सामने मौजूद है। आपकी नजर में डेडलॉक कहां पर रह सकता है और क्या कोई गेन्स हो सकते हैं दोनों तरफ, ईरान भी हासिल कर ले और अमेरिका भी हासिल कर ले? और मैं इस चीज का अहाता करने से पहले जिस 5 पॉइंट को ईरान ने सामने रखा था, 10 पॉइंट्स बाद में आए कि जिस 5 पॉइंट को सामने रखा था, अगर उस पर एक्सचेंज हमने न करवाया होता उन पॉइंट्स का इन 15 और 10 पॉइंट से पहले, तो फिर ये नौबत यहाँ तक आज जो ये महफिल सजी है, ये डायलॉग का सिलसिला शुरू हुआ है, ये होता है। वो क्या है 5 में उन्होंने यही कहा कि जी आप हमारे ऊपर हमले बंद करो, ताकि अगर आप डायलॉग चाहते हो तो हमारे ऊपर हमले और असैसिनेशन बंद करो। वो बंद हो गया। गारंटी की उन्होंने बात की है, उसका एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म भी है, उसका एक रीजनल मैकेनिज्म भी है, उस पर यकीनन बात होगी, क्योंकि उनको 2 मरतबा जून में भी और अब जो 26 मई तक को जो उनके साथ हादसा हुआ है, ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया है। वो कहते हैं ना कि मुहावरा है उर्दू का कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। तो वो ईरान की हालत है। तो अब उसके लिहाज से ईरान बिल्कुल हक बजानिब है। इस वसवसों के जो वसवसे हैं, गारंटी चाहिए। गारंटी कैसे हो सकती है? मैं ये 3 पॉइंट और खत्म कर लूं 3 सेकंड के, तो मैं गारंटी पे आ जाता हूं कि उसके मैकेनिज्म, क्योंकि यूएनओ में भी मैंने कुछ 9.5 साल का तवील अरसा गुजारा है और न्यूयॉर्क और बाकी मुल्कों में, तो कुछ चीजें मेरी नजर से गुजरी हैं कि उसके इंटरनेशनल पैराहे में किस तरह किया जा सकता है।